हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। देखिए, आज मैं आपके लिए 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंप्लीट कोर्स लेके आया हूं। इस कोर्स के अंदर आपको हर चैप्टर के ऊपर 5 से 6 वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि कोई भी चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होएगा। और जो भी यहाँ पे नोट्स मैं बना रहा हूं और जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो वहां पे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोर्स का एक एक टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूं और एक भी टॉपिक यहाँ पे कोई मिस नहीं होने वाला है। आपको बस मेरे साथ में लगातार बने रहना है। मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप नए हैं तो आप पूरा इस वीडियो को देखिए और आगे आने वाले 2-3 वीडियो को भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि ये जो चैनल है ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। यदि आपको ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो देखना है अपने को, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आज अपन देखने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स। उसके बाद में आपको ये टॉपिक्स, ये जो सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं वो सारे अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपको यदि नोट्स बनाने हैं तो आप मेरे साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको जो पीडीएफ है वो आप वहां से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स के साथ में। देखिए, बेसिक टर्म्स में सबसे पहले अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, अपन ने 11th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम देखा था, तो उसमें अपन ने क्या देखा था, इकोनॉमिक्स क्या होता है ये देखा था, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये देखा था। इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता था कि अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और अपने जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो डिजायर्स हैं, वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। तो इसलिए अपन अपने रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे अपन उनको यूटिलाइज करें, जिससे कि अपन उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो ये होता था इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट बना था, ये इसीलिए बना था। इसके अंदर अपन ने इसकी 2 ब्रांचेस कर ली थी, एक हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता था, जब अपन एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते थे, एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन, उसकी जब बात करते थे तब अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहे होते थे। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। मैक्रो का मतलब क्या हो गया, अब अपन पूरी एक इकोनॉमी की बात करेंगे, एक होल इकोनॉमी मतलब पूरे एक कंट्री की बात करने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बार अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, देखिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी डेफिनेशन याद करने के लिए आप उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो पहला पार्ट है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फिर आगे एट मैक्रो लेवल और एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब अब अपन पूरे देश की बात करेंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। आगे देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो जब भी अपन अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपने को हमेशा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीजें पढ़नी होगी। देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है, आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। सारी चीजें मैं यहाँ पे एक एक करके कवर करता जाऊंगा, तो आप बस मेरे साथ में बने रहिए एंड तक। देखिए, इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ एक बार डिफरेंस बताया है। डिफरेंस भी आपका इस साल यहाँ पे 12th क्लास के अंदर नहीं पूछा जाता है। 11th क्लास में आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बता रखा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रहता था, इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड की बात करते थे अपन, इंडिविजुअल पर्सन की सप्लाई की बात करते थे। यहाँ पे अपने को क्या पढ़ना रहेगा, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। वहां पे अपन एक इंडिविजुअल मार्केट की बात करते थे, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री को देखा। ओके, यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक होल इकोनॉमी की बात करेंगे, मतलब पूरी जो इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उन सारी की अपन बात करेंगे। देन इसके बाद में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर अपन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की बात करते थे, मतलब एक प्रोडक्ट की जो एक कमोडिटी है उसकी प्राइसेस की बात करते थे। यहां पे अपने को जनरल प्राइस लेवल देखना है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर हर प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे इन्फ्लेशन हो रहा है या फिर डिफ्लेशन हो रहा है, ये सारी चीजें अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डील करने वाले हैं। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट अपने को पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। देखिए, एग्रीगेट डिमांड, यदि मैं सारे प्रोडक्ट्स को यदि प्लस कर लूं तो आपकी एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं 3-4 प्रोडक्ट की ही बात कर लेता हूं। वैसे तो पूरी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बट मैं 3-4 प्रोडक्ट से मैं आपको ये समझा देता हूं। देखिए, कोई जैसे एक प्रोडक्ट ले लेता हूं मैं, घी।
घी जो है पूरे देश के अंदर कितने केजी के अंदर डिमांड होती है, इसकी जो डिमांड होगी वो केजी के अंदर होगी। ओके, देन नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट देखते हैं अपन मिल्क की। तो मिल्क की जो डिमांड होगी ये किसके अंदर होगी, ये होगी लीटर्स के अंदर। ओके, और इसके अलावा यदि मैं और कुछ देखूं, जैसे कि मैं देखता हूं ब्रेड, पूरे देश के अंदर ब्रेड की डिमांड कितनी होती है, तो ये किस में होगी, नंबर्स के अंदर होगी। ओके, ये पीसेस या फिर नंबर्स के अंदर होगी। अब मैं ओनली ये 3 प्रोडक्ट की ही बात कर लेता हूं, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं बट मैं 3 प्रोडक्ट की बात कर लेता हूं। तो यदि मैं को इन तीनों प्रोडक्ट को यदि एग्रीगेट डिमांड मुझे निकालनी है, एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए मुझे सभी प्रोडक्ट के जो टोटल कितना अपनी डिमांड होती है वो ऐड करना पड़ेगा। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि घी को अपन केजी के अंदर मेजर करते हैं, मिल्क को अपन लीटर के अंदर मेजर करते हैं, ब्रेड को अपन नंबर्स के अंदर मेजर करते हैं। तो अब अपन इनको ऐड कैसे करें, यहां पे ये प्रॉब्लम है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, अपन हर जो भी प्रोडक्ट है उसको अपन रुपी टर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने जितने केजी की डिमांड हो रही थी, जितने घी की जो केजी के अंदर डिमांड हो रही थी, उसे अपन ने क्या कर लिया, रुपीस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इसी पैटर्न से सभी को मैंने क्या कर लिया, रुपीस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब जो टोटल रुपीस है इसे मैं क्या कर सकता हूं, इसे मैं ऐड कर सकता हूं। इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं जितना घी के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितना मिल्क के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है और जितना ब्रेड के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, सभी को ऐड करने वाला हूं। तो अपन अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पे अपन पूरे देश के अंदर जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, इन सभी के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उन सभी को ऐड करने वाले हैं। कहां पे, इन द इकोनॉमी और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो देखिए इसको मैंने 4 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया है। ये जो डेफिनेशन है आपको याद करना है, 4 पार्ट में अपन याद करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर। सेकंड पार्ट ऑन द परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, कहां पे, इन द इकोनॉमी, और कितने साल में, इन एन अकाउंटिंग ईयर या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो इस पैटर्न से अपन ने अपनी डेफिनेशन समझ ली। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है, इसको भी अपन वैसे ही 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और आप इसे खुद से भी बना सकते हैं। सप्लाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करता है, तो वो अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील किया था। अब अपने को पूरे देश के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सभी को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन कैसे बना सकता हूं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन पहला पार्ट हो गया, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, कहां पे, इन द इकोनॉमी और ड्यूरिंग द ईयर या फिर इन एन अकाउंटिंग ईयर, आप कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे। तो एग्रीगेट सप्लाई आपको समझ में आ गया होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी, आप कैसे भी उसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये अपनी हो गई एग्रीगेट सप्लाई की बात। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। देखिए इसको भी एक बार मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद में अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सपोज एक प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसके पास में ईयर के बिगिनिंग में 3 मशीनरी थी जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन का काम करता था। बाद में ईयर के एंड तक उसने आते आते उसके पास में 5 मशीनें हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसने 2 मशीन क्या की होगी, इस साल के अंदर परचेज कर ली होगी। तो ये जो 2 मशीन उसने परचेज की है, इसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, इसे ही अपन क्या बोल देंगे, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि उसने अपना जो पैसा है वो मशीन परचेज करने के लिए इन्वेस्ट किया। तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट अपन किसे बोलेंगे, कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो मशीन, या फिर इस मशीन का मैं बेटर वर्ड यूज लूं तो कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं, कि जो भी प्रोड्यूसर हैं वो कैपिटल गुड्स परचेज करने में जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसे ही अपन क्या बोल देते हैं, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। तो देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसकी अपन डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या है, प्रोड्यूसर इसमें एक्सपेंडिचर करते हैं, किसके ऊपर, इन द इकोनॉमी, यहां पे लिख दिया अपन ने, ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स which add to their stock of capital। ये भी अपन इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो यूं भी लिख सकते हैं, on the purchase of
कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब कैपिटल गुड्स या फिर मशीनरी परचेज करने में जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कौन, प्रोड्यूसर्स, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको जो ये बेसिक जो टर्म्स थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए ये बहुत ही मैंने यहाँ पे लिमिटेड रखा है क्योंकि जो एग्जाम से रिलेटेड है उतना ही अपने लिए काफी है। बहुत ज्यादा डिटेल में जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में भी समझा दूंगा, और मैं कभी भी ऐसे आउट ऑफ सिलेबस जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप यदि आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे तो इकोनॉमिक्स बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा फिर आप एग्जाम से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। इसीलिए अपन कोशिश करेंगे कि अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी रहे और आपको सारी चीजें समझ में भी आए। तो चलिए आज की क्लास को तो अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।